नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि कोविड के कारण विद्यालय बंद है और इस दौरान हम लोग आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास का आयोजन कर रहे हैं। साथ साथ आपके समय का सदुपयोग हो, और क्योंकि परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं और वर्तमान निर्देशों के अनुसार अभी बोर्ड की परीक्षाएं मार्च या अप्रैल में होंगी, तो बोर्ड के दृष्टिकोण से पुराने वर्ष के जो परीक्षा पेपर होते हैं, क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो 10वीं और 12वीं के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोगों के अध्ययन के लिए मैंने एक सीरीज चालू करने का एक कोशिश की है, जिसके अंतर्गत मैं पुराने वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करके आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग पूरी सीरीज को देखेंगे और इसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये डाउट है, जिसे मैं अगले वीडियो में दूर करने का प्रयास करूंगा। और इस सीरीज का यह पहला वीडियो है और पहले वीडियो में मैंने प्रयास किया कि 2018 से हम प्रयास करें कि 2018 के प्रश्नों को हम शुरू से सॉल्व करते चले आए। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, बोर्ड के कक्षा 10वीं विषय विज्ञान सत्र 2018 के प्रश्न पत्रों को हल करना, और इसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे सन 2018 में जो सेट ए था, सेट ए में जो प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों को हम हल करेंगे क्रम से। जैसा आप लोगों को विदित होगा कि 10वीं की कक्षाओं में बोर्ड में कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं। शुरू के जो 10 क्वेश्चन रहते हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं, जो एक एक नंबर के होते हैं। अपन वहां से शुरू करेंगे और अंत तक जो बड़े बड़े प्रश्न आते हैं, पूरे प्रश्नों को आपको सरल भाषा में मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप घर बैठे अच्छे से पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ले आए। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते। मैं प्रश्न आपको यहाँ से प्रश्न पढ़ता जाता हूँ और उसके एक एक आंसर को मैं डिटेल में आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। और ज्यादा अच्छा होगा कि आप वीडियो देखते हुए नोट करना भी चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, या वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 2018 के सेट ए में जो सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। और इसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है। क्वेश्चन हमको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। देखो यहाँ पर बोला है कि कौन सा अम्ल प्रबल अम्ल नहीं है। अब मैं ऑप्शन को लिखता हूं, कोई क्वेश्चन अगर लिखूंगा तो काफी लंबा समय हो जाएगा। मैं ऑप्शन लिखकर ऑप्शन से आप लोगों को समझाता हूं। यहाँ पर ऑप्शन दिया है ए HCl, बी HNO3, सी CH3 COOH और डी H2SO4। ये ऑप्शन दिए हैं हमारे चारों। और प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल प्रबल अम्ल नहीं। तो अम्ल क्षार एक चैप्टर है, उस चैप्टर में हमने आपको बताया है कि वे अम्ल जो बहुत आसानी से हाइड्रोजन देते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। और उन प्रबल अम्लों की सूची में आप देखेंगे HCl एक प्रबल अम्ल है, HNO3 भी एक प्रबल अम्ल है और H2SO4 भी एक प्रबल अम्ल है। तो यहाँ पे कौन सा अम्ल प्रबल अम्ल नहीं है? एसिटिक अम्ल CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? एसिटिक अम्ल, ये एक दुर्बल अम्ल है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को निम्नानुसार व्यवस्थित किया गया है। प्रश्न हमारा ये है कि मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई, उस आवर्त सारणी में तत्वों को किस अनुसार जमाया गया है। ऑप्शन सुनिए, अणुभार वृद्धि के क्रम में। पहला ऑप्शन बोलता है अणुभार वृद्धि के क्रम में, दूसरा बोलता है परमाणु भार वृद्धि के क्रम में, सी बोलता है परमाणु संख्या वृद्धि के क्रम में, और डी बोलता है परमाणु त्रिज्या की वृद्धि के क्रम में। तो साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी, वो आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु भार को आधार रखकर बनाया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? परमाणु भार वृद्धि के क्रम। और मेंडलीव के बाद जब दूसरी आवर्त सारणी बनी, आधुनिक आवर्त सारणी, जिसका अध्ययन हम लोग करते हैं, वो किसके आधार पर बनी है? परमाणु क्रमांक के आधार पर। और मेंडलीव की आवर्त सारणी किसके आधार पर तैयार की गई है? परमाणु भार के आधार पर। तो इसका आंसर होगा बी, परमाणु भार में वृद्धि के क्रम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित धातुओं में कौन सी सबसे सक्रिय धातु है? सबसे सक्रिय धातु ऑप्शन दिया है ए मैग्नीशियम, बी एल्यूमिनियम, सी सोडियम और डी दिया है Zn।
बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं समझता हूं कि आप लोगों को जवाब पता चल गया होगा। तो इसका आंसर क्या है? सोडियम। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि सोडियम को हम खुले में नहीं रखते हैं, उसे मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि इतना क्रियाशील होता है कि वायु से क्रिया करके तुरंत आग लग जाता है इसमें, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? सोडियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन दिया है, देखिए, ए अंडाशय, ये ए दिया है अंडाशय, बी दिया है गर्भाशय, गर्भाशय, सी दिया है शुक्र वाहिका, सी दिया है शुक्र वाहिका, और डी दिया हुआ है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। तो देखिए बच्चों, जब भी कभी ऐसा प्रश्न आता है तो हमको सबसे पहले, अगर हमको आंसर नहीं मालूम है तो कोशिश करना कि हम आंसर के करीब कैसे पहुंचे। ये सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने का। अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हम उसके करीब कैसे पहुंचे। जैसे हो सकता है कि इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों को दिक्कतें आई होंगी, तो हम यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, दोबारा हम एक बार क्वेश्चन को पढ़े। निम्न में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है ना। तो आपको पता होगा अंडाशय है, गर्भाशय भी है, दो चीज तो कंफर्म है आपको। अब अंडवाहिनी और शुक्रवाहिका, ये दो बचे हुए हैं। तो अंडवाहिनी भी मादा जनन तंत्र का भाग है। शुक्रवाहिका जो होता है वो शुक्राणुओं के लिए उत्तरदायी होता है, शुक्राणुओं के आवागमन के उत्तरदायी होता है, और ये नर जनन तंत्र का भाग है। तो इसका आंसर क्या होगा? शुक्रवाहिका। क्लियर है? आगे बढ़े अपन। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक गाय घास खाती है, उसका गोबर और उसके से बने कंडे ईंधन के रूप में उपयोग में आते हैं। मतलब गाय ने घास खाया, गोबर किया, गोबर से कंडे बने जिसे ईंधन के रूप में उपयोग में लाया गया। इस प्रक्रिया में बना धुआं वायुमंडल में, धुआं कहां चला गया? वायुमंडल में। और अवशिष्ट राख, ये सब कहां मिल गया? मिट्टी में मिल गया। यह संपूर्ण प्रक्रिया है। अभी पूरी प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन दिया, ध्यान से सुनिए। खाद्य श्रृंखला बिल्कुल नहीं है ना। खाद्य श्रृंखला तो अलग चीज होता है, जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित रहता है। यहाँ पर केवल पेड़ और घास और गाय पर किया। आगे अपन देखिए ऑप्शन अगला, खाद्य जाल, तीसरा दिया है पदार्थों का चक्र, और चौथा दिया है जीवन चक्र। तो मैं समझता हूं बहुत सरल प्रश्न था। ये क्या है? पदार्थों का चक्रीकरण। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? पदार्थों का चक्र। तो इस प्रकार से ये चार ऑप्शन वाले प्रश्न हमारे पूरे हुए। अब हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति को अपन देखें। अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमको रिक्त स्थान भरने हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान के लिए 1 अंक है। 2018 के प्रश्न पत्र में सबसे पहला प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता +5D है। लेंस की क्षमता किस में नापी जाती है? डायप्टर में नापी जाती है। तो कितना दिया है? 5D। P डायप्टर में दिया हुआ है कितना? 5D + 5D। ये लेंस की क्षमता है। तब लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? अब हमको निकालना है लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, तो हमको एक सूत्र मालूम है, क्या? लेंस की फोकस दूरी वाला, और डायप्टर जो लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता बराबर होती है 1/फोकस दूरी। ये सूत्र अगर आपको मालूम है तभी ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो लेंस की क्षमता कितना दिया हुआ है अपने पास? 5, और हमको निकालना क्या है? फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो हमको f का मान निकालना है। तो f = 1/5। ठीक है, तो इसको जब हम भाग देंगे तो ये आएगा 0.2 मीटर। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर जो क्वेश्चन का आंसर पूछा है वो सेंटीमीटर में पूछा है। ठीक है, तो हमने किस में निकाला है? मीटर में निकाला है। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। बराबर 20 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या होगा? 20 सेंटीमीटर।
इस बात का भी हमको परीक्षा में विशेष ध्यान देना है, क्योंकि परीक्षा के समय में तनाव के दौरान आप लोग मीटर सेंटीमीटर जैसे मात्रकों को भूल जाते हैं और आपको लगता है कि आपने सही किया, परंतु वो गलत होता है। तो हमको क्वेश्चन को 2 बार 3 बार ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद ही हल करना। अगला क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग सबसे पहले खालिस्तान ने किया। पारिस्थितिक तंत्र का उपयोग सबसे पहले खालिस्तान ने किया, तो इसका आंसर क्या है? अर्नेस्ट हेकल। इन्होंने पारिस्थितिक तंत्र का सबसे पहले उपयोग किया शब्द का, है ना। आगे अगला क्वेश्चन, हेमेटाइट अयस्क का सूत्र है। ये तो हम सबको, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक बच्चे को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हेमेटाइट किसका अयस्क है। सबसे पहली बात क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएंगे कि हेमेटाइट किसका अयस्क है ना। बहुत सरल क्वेश्चन है। और हेमेटाइट अयस्क का सूत्र क्या होता है? Fe2O3। तो क्वेश्चन का जवाब भी आपको मिल गया होगा कि हेमेटाइट किसका अयस्क है ना, यहीं पे छुपा हुआ है उसका जवाब। ठीक है, तो ये है हेमेटाइट का सूत्र। हेमेटाइट हम बस्तर वासियों को इसलिए हेमेटाइट के बारे में जानना जरूरी, क्योंकि हमारे बस्तर एरिया का रेंज का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है हेमेटाइट। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक खालिस्तान है। यहां पर पूछा है विद्युत धारा के एसआई मात्रक के बारे में। ठीक है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर, है ना। ठीक है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, कौन सा अम्ल? एथेनोइक अम्ल। लिख कर देखें। ठीक है, एथेनोइक अम्ल। ठीक है ना। इस एथेनोइक अम्ल का, यानी कि एसिटिक अम्ल का, है ना, इसका औद्योगिक उत्पादन किस विधि से किया जाता है? तो आप लोगों को याद होगा कि किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा हम एथेनोइक अम्ल का निर्माण करते हैं। अम्ल अल्कोहल इत्यादि बनाने की क्रिया विधि वाले चैप्टर में ये चीज दिया हुआ है। एथेनोइक अम्ल का उत्पादन किससे होता है? किण्वन की विधि से एथेनोइक अम्ल का उत्पादन किया जाता है, औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। तो ये हमारे 10 नंबर के प्रश्न हो गए। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, 5 नंबर का क्वेश्चन और यहाँ पे मिलेगा आपको। उचित संबंध जोड़िए। क और ख 2 खंड दिए हुए हैं, क ख। अब इस क और ख में हमको उचित संबंध जोड़ना है। यहाँ पर दिया है, देखिए क में पहला नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। दूसरा दिया हुआ है ऊष्मा का कुचालक, ऊष्मा का कुचालक। तीसरा दिया हुआ है आनुवांशिकी, आनुवांशिकी। चौथा दिया हुआ है साधारण नमक, नमक। पांचवा दिया हुआ है मृग मरीचिका। ठीक है, ये 5 हमारे पास क खंड में दिए हैं। ख में हम देखें पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दूसरा ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। तीसरा ऑप्शन है लकड़ी, लकड़ी। चौथा ऑप्शन दिया है यूरेनियम, यूरेनियम। पांचवा ऑप्शन दिया है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो ये हमको इन दोनों खंडों को सही जोड़े के रूप में जोड़ना है। तो एक एक को करके देखिए। पर सही जोड़े बनाने के समय भी हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है कि सबसे पहले हमको उनके जोड़े बना लेना है रफ में, जो हमको बहुत आसानी से या देख के हमको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम देखिए सबसे सरल क्या है। वैसे तो लाइन से आप बना सकते हैं चाहे तो, लेकिन हमको देखना सबसे सरल क्या है। अगर कि कई बार ये होता है कि आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं और आपको 3 के आंसर मालूम रहते हैं लेकिन 2 के नहीं मालूम रहते। ऐसे कंडीशन में
थोड़ा सा प्रयास अगर हम करें तो हमारे पांचों के पांचों सही जोड़े सही हो सकते हैं। इसलिए हड़बड़ी नहीं करना, हमको बहुत ध्यान से और आराम से बनाना। सबसे सरल अगर हम देखें तो यहाँ पे है साधारण नमक, ठीक है। तो साधारण नमक किसे कहते हैं? सोडियम क्लोराइड को कहते हैं, ठीक है। दूसरा हम देखें और क्या चीज समझ में आ रहा है? ऊष्मा का कुचालक कौन है? लकड़ी है, ठीक है। अब अगला आनुवांशिकी, आपको मालूम होगा आनुवांशिकी से अब जो 3 ऑप्शन यहां पर बचे हुए हैं, तो आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये आपको मालूम होना चाहिए, विज्ञान के विद्यार्थी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, बहुत कॉमन बात है। 3 हमारा सही हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, नाभिकीय ऊर्जा और मृगमरीचिका, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम होगा, अगर आप लोग थोड़ा सा न्यूज वगैरह पढ़ते होंगे या टीवी इत्यादि देखते होंगे, कि नाभिकीय ऊर्जा के लिए आवश्यक जो तत्व है वो कौन है? यूरेनियम है। क्लियर है? तो बचा क्या? मृगमरीचिका। मृगमरीचिका किसका उदाहरण है? पूर्वांतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो इस प्रकार से हम इन 5 सही उचित संबंध जोड़े के प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए और थोड़ा सा हमको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है कभी भी, क्योंकि कई बार ऐसा होगा आपके साथ कि आपको 5 में से 3 के आंसर मालूम होंगे या 2 के आंसर मालूम होंगे। ऐसे कंडीशन में गलतियों की संभावनाएं ज्यादा होती है। ये हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा जो सही विकल्प चुनिए और जो ऑब्जेक्टिव के जो प्रश्न थे, ये 5-5 करके जो 3 सेक्शन थे, ये हमारे कंप्लीट हुए। इसको मिटा देता हूं। अब 1-2 कुछ छोटे प्रश्नों के हल हम करके देखें, क्योंकि एक वीडियो में इतना लंबा पोर्शन हम कवर नहीं कर पाएंगे, लंबा हो जाएगा वीडियो, यूट्यूब में अपलोड करना है क्योंकि मुझे, तो मैं इसको 2-3 सीरीज में कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न है, देखिए अब जो क्वेश्चन है 2 से लेके 6 तक, प्रश्न क्रमांक 2 से लेके 6 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। और प्रत्येक पर 2 अंक आवंटित हैं। उत्तर की शब्द सीमा 30 है। हमको प्रश्नों में उत्तर की शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जरूरत से ज्यादा लिखने पर कोई आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए तय उत्तर सीमा में ही हमको प्रश्नों को सॉल्व करना है। 30 शब्द सीमा तक कर सकते हैं, 2 से 6 तक, प्रश्न नंबर 2 से लेकर प्रश्न नंबर 6 तक। अब प्रश्न नंबर 2 क्या बोलता है? निम्न में से उन तत्वों का चयन कीजिए जिनके अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है एवं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखिए। अब यहां पे देखिए दिया क्या क्या है? बेरिलियम, फ्लोरीन, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम और लिथियम। ये 6 तत्व के संकेत और उनके परमाणु क्रमांक यहां पर दिए हुए हैं। हमको ये बताना है कि किनके अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। तो निकाल कर देखें। बेरिलियम का 2 नहीं है, अंतिम कक्ष में 2 है। फ्लोरीन का 2 7, ये भी नहीं है। सिलिकॉन का 2 8 4, ये भी नहीं है। पोटेशियम का 2 8 8 1 आया, ठीक। कैल्शियम का 2 8 8 2, लिथियम का 2 और 1। तो ऐसे हमारे पास 2 तत्व हमको मिल रहे हैं जिनके अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सॉरी, हमको प्रश्न में क्या बोला है? ऐसे तत्वों का चयन कीजिए जिनके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो हमको क्या करना है? ये जो था हमारा रफ कार्य था, हमको केवल और केवल इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। पोटेशियम 2 8 8 1 और लिथियम 2 और 1। तो इस प्रकार से ये हमारा 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़े। अगला बहुत ही सरल प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग लिखिए, ठीक है। कुछ बच्चों को तो तुरंत समझ में आ गया होगा, अरे वाह कितना सरल प्रश्न है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग क्या क्या है? सबसे पहला क्या है?
मूर्ति बनाने में, ठीक है, मूर्तियां बनती हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। और दूसरा क्या है, हड्डियों को जोड़ने में। क्लियर है, जब भी किसी की हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का कवर उसके टूटे हुए भाग में लगा दिया जाता है ताकि वो हिलडुल ना सके। तो दो उपयोग क्या क्या हुआ, पहला मूर्ति बनाने में और दूसरा हड्डियों को जोड़ने में। अगला जो क्वेश्चन है वो है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, श्रृंखला का मतलब है एक सीरीज की तरह चले। जैसे एक श्रृंखला को अपन देखें, पौधे को शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी को मांसाहारी और मांसाहारी को सर्वोच्च मांसाहारी, ये एक खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, पौधे को शाकाहारी ग्रहण करते हैं, शाकाहारी को मांसाहारी जीव ग्रहण करते हैं और मांसाहारी जीव को सर्वोच्च मांसाहारी जीव। तो ये श्रृंखला, जब कभी बहुत सारी श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं तो एक जाल का निर्माण होता है। क्लियर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, खाद्य जाल। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं। तो खाद्य श्रृंखला क्या है, उत्पादक और उपभोक्ता, यह उत्पादक और बाकी सभी की सभी क्या है, उपभोक्ता। उत्पादक और उपभोक्ताओं की श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्लियर है। दूसरा खाद्य जाल, जब बहुत सारे खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे के साथ संबंधित हों तो बनने वाले जाल को हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, 2 नंबर का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, गैस से भरा गुब्बारा आग के पास लाने से फूट जाता है क्यों। हालांकि इस प्रश्न में स्टार लगा है, मतलब अभी इस वर्ष से सिलेबस से इसे हटा दिया गया है, फिर भी क्यों फूट जाता है, क्योंकि गैस के अंदर उसमें प्रसार हो जाता है। ठीक, किसी गुब्बारे को आप अगर आग के पास लाएंगे तो अंदर में जो गैस के जो अणु होते हैं उनमें उसमें प्रसार हो जाता है, फलस्वरूप उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वो प्रसार के कारण गुब्बारा फूट जाता है। अगला, प्रकीर्ण किसे कहते हैं, 2 प्रकीर्णों के नाम लिखे। प्रकीर्ण यानी एंजाइम। एंजाइम किसे कहते हैं, हमारे शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में कुछ ऐसे जैव रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं की गतिशीलता को बढ़ाने या घटाने का काम करते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थों को हम एंजाइम कहते हैं। सामान्यतः सभी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। फिर से एक बार बताऊं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। तो 2 एंजाइमों के नाम पूछा है, केवल हमको 2 प्रोटीनों या 2 एंजाइमों का नाम बताना है। तो एक तो है एमाइलेज, दूसरा है जाइमेज, इन्वर्टेज। काफी सारे एंजाइम है, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा 2 से लेके 6 तक जो 2 अंक का प्रश्न था ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। हम आज कौन सा सेट देख रहे थे, सन 2018 के प्रश्नों को हल कर रहे थे और उसमें हमने सेट ए का 1 से लेके 6 तक के प्रश्नों को हल कर लिया। 6 तक के प्रश्नों को हमने हल कर लिया। मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को देखें, बार बार देखें, समझें और ऐसे ही और प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप जो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर मुझे ये डाउट है, इसे दोबारा समझा दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। आगे हम देखेंगे अगला जो वीडियो का सीरीज जो आएगा हमारा 7वां से लेके आगे के जो प्रश्न है उन प्रश्नों को करेंगे। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं पर डे आप लोगों के साथ जुड़ूं इस प्रकार से और 5-5 प्रश्न जो है मैं आप लोगों को डेली सॉल्व करके बताने का प्रयास करूं। तो किसी भी प्रकार का अगर आप लोग को डाउट होता है या वीडियो में कुछ कमी लगती है आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।